बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 है जी, मटेरियल कंट्रोल, स्टोरिंग एंड इशूइंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे हम अपने अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे मटेरियल को कंट्रोल किस तरह से करेंगे और किस तरह से अपने पास उसको स्टोर करेंगे और इशू किस तरह से करेंगे और उसकी कॉस्टिंग हम किस तरह से करेंगे। जो हम इशू कर रहे हैं किस कॉस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि इशू से मुराद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने इशू करना होता है। और अगर आप अपने पास उसको सेव करके रख रहे हैं गोदाम वगैरह में तो किस कॉस्ट पे हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी हम साथ साथ चीज़ें देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपका पेपर जो है अप्लाइड किस्म का भी हो सकता है, तो हम थ्योरी को भी यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले जी, परचेज रिक्विजिशन से क्या मुराद है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। परचेज रिक्विजिशन से मुराद होता है हासिल करना किस चीज़ को। परचेज रिक्विजिशन जब आप कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, इदारे के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात हो रही होती है, जारी बात आप वहाँ पे आप जो है कोई ख़ास किस्म का रॉ मटेरियल परचेज करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो जिसके लिए आपको एक परचेज रिक्विजिशन देनी पड़ती है। परचेज रिक्विजिशन बेसिकली एक जो है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है ना, तो आपने क्या करना है, परचेज डिपार्टमेंट जो है उसको आपने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी कि भाई हमारे पास ये चीज़ें कम हो गई हैं, लिहाजा हमें ये चीज़ें मंगवा के दें, ठीक है। तो फिर ये परचेज रिक्वेजिशन जो है वो सर्टेन डिपार्टमेंट यानी कि जो परचेज डिपार्टमेंट जो है वो इसको रिसीव करेगा और उसी के पास अथॉरिटी है कि आपको ख़ास किस्म की चीज़ें मंगवा कर दे, ठीक है। तो अथोराइज पर्सन के पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है और फिर वो उसको परचेज के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर वो चीज़ वहाँ पे आती है उनके पास और फिर वहाँ से आपको दोबारा दी जाती है, ठीक है। स्टोर कीपर की बात कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन प्लानर की बात कर सकते हैं, प्लांट इंजीनियर की बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑथोराइज पर्सन होते हैं, ठीक है। ये इस सिर्फ इन्हीं के ज़रिए से जो है हम अपने काम को प्रोसीड कर सकते हैं। ये ऑथोराइज पर्सन होते हैं परचेज के हवाले से, ठीक है। ये रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो दे सकते हैं, मतलब आम छोटे मोटे बंदे की रिक्वेस्ट पे जो है काम नहीं किया जाएगा। ऑथोराइज पर्सन जो है मतलब अगर वो रिक्वेस्ट करेगा ना तो देन जो है वो परचेज डिपार्टमेंट जो है उसको उस रिक्वेस्ट को जो है वो एक्नॉलेज करेगा और उसके मुताबिक चीज़ें मंगवा कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इदारे के अंदर, जब आपने किस चीज़ें मंगवानी है तो आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं परचेज रिक्विजिशन की सूरत में, उसका एक फॉर्मेट होता है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो आप वहाँ पे लिख के एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है, अपने हेड के ज़रिए से। तो फिर परचेज डिपार्टमेंट आपको वो ख़ास चीज़ें मंगवा कर देगा, ठीक है। इसको हम, ये जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है इसको हम परचेज रिक्विजिशन कहते हैं। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं जी कैश डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को और ट्रेड डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कैश डिस्काउंट कॉन्सेप्ट आपने इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि कैश डिस्काउंट बेसिकली ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। अलाउड बाय द सप्लायर टू अ परचेजर टू encourage prompt payment of invoice. 2% discount may be allowed if payment is made within 30 days and 4% discount if payment is made within 6 days. कैश डिस्काउंट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि अगर आप बिफोर टाइम अगर पेमेंट कर देंगे ना तो फिर जो उसके ज़रिए से आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, जो पैसों में छूट मिल रही है, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें खरीदी किसी सप्लायर से, ठीक है, 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट करनी थी उसको, 30 दिन का आपको टाइम दिया गया, तो सप्लायर आपको कहता जी अगर आप ये पेमेंट मुझे 30 दिन की बजाय 10 दिन के अंदर कर देंगे ना तो मैं 5% आपको इसके ऊपर डिस्काउंट दूंगा। यानी कि बिफोर टाइम आपके पास टाइम टोटल 30 दिन का था, 30 दिन से पहले पहले बिफोर टाइम अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो उसकी वजह से जो आपको डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, जो डिस्काउंट मिल रहा है, उस डिस्काउंट को हम जो है हम ट्रेड डिस्काउंट नहीं बल्कि उसको हम कैश डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली जो है एक सप्लायर जो है मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो मतलब मौके पर या ओवर द टेबल जो मतलब डिस्कशन से जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है और इसको हम अपनी एंट्री में शो भी नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस मेड बाय सप्लायर टू अ परचेजर हु हैज टू रीसेल द मटेरियल। डिस्काउंट अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, यानी कि एक चेन चलती है ना, जिसने चीज़ बनाई वो मैन्युफैक्चरर है, फिर उस आगे वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा या होलसेलर को देगा, ठीक है, फिर होलसेलर जो है रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर या कस्टमर को देगा, ठीक है।
तो इस तरह से एक चेन चल रही है, इस तरह से जो फाइनल यूज़र है, जो कंज्यूमर है, उस तक ये चीज़ पहुंचती है। तो एक बिजनेसमैन दूसरे, अब देखें ना, मैन्युफैक्चरर भी बिजनेसमैन है और होलसेलर भी बिजनेसमैन है और रिटेलर भी बिजनेसमैन है, ठीक है। तो ये सारे बिजनेसमैन है आपस में। तो एक बिजनेसमैन जो दूसरे बिजनेसमैन को जो डिस्काउंट ऑफर करता है मौके पर, ठीक है, डिस्कशन से, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है एंट्री में नहीं लिखेंगे, यानी कि जितने, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ है, मैन्युफैक्चरर ने वो होलसेलर को जो है वो 95 की दे दी है, तो एंट्री जो है वो 95 से ही रिकॉर्ड होगी, एंट्री 100 से रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में जो है हम बाकायदा तौर पे अपनी एंट्री में शो करते हैं कि इतना डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट बिफोर टाइम पेमेंट करने से होता है, और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है ताकि वो चीज़ें आगे सस्ती सेल करे और उसकी सेल बढ़े, ठीक है जी। इर्तज़ा, आपका क्या क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हमारे पास मतलब कि कोई हमने बनाई है रिपोर्ट 10 दिन की जी जी। किसी चीज के बारे में, मिसाल के तौर पे हमने एक मेडिकल स्टोर में काम कर रहे हैं, उसकी मेडिकल स्टोर की पूरी रिपोर्ट बनाई है हमने 10 दिन की। हम्म। तो उसकी वो जब 10 दिन की एक रिपोर्ट और दूसरे 10 दिन की एक, उसको मर्ज कैसे करना है आपस में? स्टॉक के हवाले से बात कर रहे हैं आप? मैं इनकम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जितनी भी इनकम होती है उसकी मेडिकल स्टोर की। मेडिकल स्टोर की इनकम को मर्ज कैसे करना है, यानी कि 10 दिन की इनकम आपने अलग निकाली है और दूसरे दस जी, दिन और की, 10 की है। तो जी जी। दोनों इनकम को जमा कर लें आप, उसमें क्या लेकिन मर्ज सर वो करना है? जब टोटल को जब हम जमा करते हैं तो वो लास्ट में और निकलती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब 10 दिन का आपका, अगर आप देखें ना, आप 10 दिन के खर्चे अलग अलग रखें, 10 दिन की जी जी इनकम अलग रखें, ठीक है। उसको आप देखें, जी आप मुआवजना करेंगे, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, वो अलग स्टेटस आ गया उसका। फिर अगले दिन जी 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप अलग कॉपी पे रिकॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है। 11 से 20 जी तक आप खर्चे अलग लिखें, और 11 से 20 की जो सेल है, जो उनके ऊपर लगी है, उनके हवाले से जी सेल है, उसको आप अलग लिखें, ठीक है। तो उस हवाले से जो जी आपको इनकम है वो आप प्रॉफिट लॉस अलग निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मसला पता क्या हो सकता है? जी यहाँ जी मसला ये हो सकता है कि आपके जो खर्चे हैं आपने सिर्फ वही रिकॉर्ड करने हैं जो कि सेल से रेलिवेंट है। जी मतलब आप गलती ये कर सकते हैं कि चीज़ें आपने 10 सेल की हैं, ठीक है, खर्चे आपने 12 जी के डाल दिए, कोई और मेडिसिन के भी खर्चा उसमें डाल दिया, यहाँ प्रॉब्लम हो जी जी सकती है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। जी। बात समझ आ रही ना? यही प्रॉब्लम। तो खर्चा, जी खर्चा आपने, अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जी जी मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं ना, तो वो जी फॉर एग्जांपल आपने 10 प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो 10 प्रोडक्ट जो सेल किए ना, उन उन 10 प्रोडक्ट पे जो आने वाला खर्चा सिर्फ वही रिकॉर्ड करें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। जी। अगर आप कोई और खर्चा वहां पे ऐड कर देंगे ना गलती से, तो प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आएगा, सही है। ठीक है ना। या फिर अगर जी आपने सर। 10 चीजें सेल की हैं, खर्चा आपने 8 का लिख दिया वहां पे, पूरा खर्चा नहीं लिखा, तब भी प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आएगा आपका। सही। तो मेडिकल स्टोर पे तो 10 दिन की मतलब, हमें तो मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा। वहां पे आप जी जब जी चीजें बिल्कुल। चीजें खरीदते हैं तो सारा वो आपका सिस्टम में इंक्लूड होती हैं, आपकी इन्वेंट्री सारी सिस्टम में इंक्लूड होती है, और उसकी उसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होती है सिस्टम के अंदर। आपने वहां पे अपने सिस्टम में जी उसकी सेल प्राइस भी इंक्लूड की होती है, और जब जब सेल हो रही है वो उसके अगेंस्ट वहां से वो इन्वेंट्री खत्म करता जाता है, उसको जो है वो इशू करते हैं, उसको सेल में डालता जाता है, और वो तो डायरेक्ट सिस्टम ही आपको प्रॉफिट निकाल के देता देता रहता है, जी सर। ठीक है। इसमें तो मतलब ठीक इशू है। आपके लिए तो मसला नहीं ना, अगर तो आप हैंड रिटर्न करेंगे ना काम, तो फिर थोड़ा सा इसमें जी जी मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे जो है जी आपके, सर। अगर आप देखेंगे ना सिस्टम के अंदर, तो फिर मसले मसाइल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखें ना, इस तरह से ठीक है और सर। भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो शॉप है, शॉप का खर्चा भी तो आपने डालना है ना, ठीक है। शॉप पे जो जी सर। एम्प्लॉयज़ हैं उनका खर्चा भी आपने डालना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले 10 दिन में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, अगले 20 दिन में खर्चा कम हो रहा है, तो खर्चा तो इक्वल नहीं ना आ रहा हर दिन। बिल्कुल बात सर। समझ आ रही है? किसी दिन आपने चाय के कप ज़्यादा पी लिए हैं, किसी दिन आपने कोई चाय पी ही नहीं है। पहले 10 दिनों में ज़्यादा मेहमान आ गए, ठीक है, ज़्यादा कस्टमर्स आ गए, ज़्यादा मेडिकल रैप वाले आ गए, ठीक है, या ज़्यादा को डॉक्टर्स को आपको पैसे लगाने पड़ गए,
तो पहले 10 दिनों में खर्चा डालेंगे आप, हालांकि उसका फायदा तो बाद में भी हो रहा है। तो अगले 20 दिनों में कोई इस तरह का काम हुआ ही नहीं, इसका मतलब अगले 20 दिनों में कोई खर्चा नहीं है। क्या सही बात ख्याल है? तो खर्चों को आपको इक्वली डिवाइड करना होगा, फिर आप जो है वो जो है सही स्टेटस पे पहुंचेंगे, आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ठीक है, अगर आप इसको 10 दिन की बजाय आप इसको जो है मंथ वाइज करें तो ज़्यादा मेरे ख्याल में सूटेबल होगा। ठीक है, मंथ वाइज ठीक है रिपोर्ट सर। सर बनाई एक जाए। लड़का था, उसने मेरे से पूछा था ये सवाल, तो मैंने कहा मैं आज क्लास में होऊंगा तो फिर इंशाल्लाह पता करके हाँ जी, बताऊंगा। इसको अगर मंथ वाइज किया जाए ना, पूरे मंथ के हवाले से खर्चे कितने हैं, पूरे मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, जी पूरे सर। मंथ में आपने लेबर को कितना खर्चा दिया है। ठीक है, या तो आप अगर वो 10-10 जी दिन की सर। रिपोर्ट बना रहा है ना, तो फिर खर्चे भी 10-10 दिन के हिसाब से होने चाहिए, सैलरी भी 10-10 दिन बाद दे, बिजली का बिल भी 10-10 जी दिन सही। बाद दे, या उसको फिर ओवरऑल बिल को डिवाइड करे 10 दिनों पे, सारी चीज़ों को जी 10 दिन पे सर। लाना पड़ेगा उसको। सही बात है। ठीक है, जैसे कि हम ईओक्यू में करते, वो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे ना, कि हम अगर वीक में ले रहे हैं चीज़ें तो सारी चीज़ें वीक में लेनी है हमने, अगर हम दिन के हिसाब से ले रहे हैं तो सारी चीज़ें दिनों के हिसाब से लें, अगर हम मंथ के हिसाब से ले रहे हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन जो है, तो सारी चीज़ें मंथ के हिसाब से लें। ठीक है ना, तो इस तरह फिर चीज़ें बैलेंस रहेंगी। तो होना तो जी सर, नॉर्मली थैंक यू सर। होता तो यही है कि आप मंथली चीज़ों का रिकॉर्ड करते हैं कि पूरे मंथ में आपके खर्चे कितने हैं, कितने आपको बिल अदा करने पड़े, कितने इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, कितने आपको लेबर को खर्चा देना पड़ा, कितना आपको कोई किसी को वैसे ही मतलब डॉक्टर्स वगैरह को पैसे दिए, गिफ्ट वगैरह दिए, क्या मेडिसिन लिख के दें आपकी। ठीक है, तो आपकी मेडिसिन को प्रमोट करने के हवाले से आपने जो है वो खर्चा किया, तो पूरे मंथ के हवाले से आप खर्चे रिकॉर्ड करें और पूरे मंथ की आप सेल रिकॉर्ड करें, तो फिर आपको सही एक क्लियर कट अंदाज़ा होगा। 10-10 दिन की तो आप अपने लिए जो है वो मतलब खुद ही अब बर्डनाइज हो रहे हैं 10-10 दिन की करके। जी सर। महीने का कोई हिसाब किताब होता है। ठीक है ना, तो सही या है। तो बहुत ही बड़ी अदारा हो ना, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो फिर वो जाके सोच सकती है जी नहीं, महीने का बहुत ज़्यादा हो जाता है, संभाला नहीं जाता। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, बंदे के ऊपर तो प्रेशर ही कोई नहीं है, सारा कंप्यूटर सिस्टम ने आपको निकाल के चीज़ें दे देनी है कि ये चीज़ें, ये मेडिसिन आपने इतने में मंगवाई थी और ये इतने में सेल हो गई हैं और ये इतना आपका प्रॉफिट हुआ है। ये जी फलां, ये जी जी दिसंबर की सेल है, सर। ये दिसंबर की सेल है, ये दिसंबर के आपके एक्सपेंसेस हैं और ये दिसंबर की आपकी टोटल प्रॉफिट हो गया। सारे खर्चे आप सिस्टम में रिकॉर्ड करते जाएं, तो सिस्टम आपको महीने के एंड का स्टेटस दे देगा। तो मैनुअली बंदे ने करना हो ना, फिर बंदे के लिए मुश्किल हो। ठीक है, जी सर, अच्छा थैंक यू उसमें सर। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है जी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक इसके साथ होता है जी पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम होता है जी पीरियड वाइज हम अपनी जो है इन्वेंट्री का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि पीरियड के एंड पे जो है आपके पास कितना स्टॉक रह गया, यानी कि महीने के महीने आप स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आप जो है एक ख़ास पीरियड के बाद जो है स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं कि बकाया कितना रह गया और इशू कितना हो गया। इसको पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। और पीरियड वो नॉर्मली जो है आपका मंथ भी हो सकता है, आपका वीक भी हो सकता है आपका। ठीक है, कोई भी आप पीरियड चूज़ कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आपका, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपने मतलब जब भी आपने चीज़ सेल की है ना, फौरी तौर पे आपने अपना रिकॉर्ड पीछे मेंटेन कर लेना कि आप बकाया इतनी रह गई है। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल आप 10 चीज़ें लेके आए हैं, 10 पैनाडोल के पत्ते लेके आए हैं, आज के दिन आपके 2 सेल हो गए हैं, तो फौरी तौर पे आपने रिकॉर्ड उसी टाइम ही आपने सिस्टम में रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि बकाया पीछे 8 रह गए। ठीक है, इसको कहते हैं जी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कि फौरी तौर पे जो है आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जैसे आपका जो मटेरियल इशू हो रहा है साथ ही आपका जो स्टॉक बचा हुआ स्टॉक है वो मेंटेन होता जा रहा है। इसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जिसमें हम फौरी तौर पे साथ साथ रिकॉर्ड नहीं करते, हम एक पीरियड के ख़त्म होने के बाद देखते हैं कि इस पूरे पीरियड में कितना इस्तेमाल हुआ और कितना बच गया। एट द एंड ऑफ पीरियड हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना बच गया, उसको हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए? अच्छा, इसमें जो है ना
दो कॉन्सेप्ट मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा जब मटेरियल परचेज़ करने के हवाले से, ठीक है। दो तरह के तरीके हो सकते हैं, एक आपकी सेंट्रलाइज परचेजिंग भी हो सकती है और एक आपकी डिसेंट्रलाइज परचेजिंग भी हो सकती है, ठीक है। सेंट्रलाइज परचेजिंग से मुराद ये होता है कि एक ही मतलब जो है सेंटर होगा, ठीक है, एक ही मीन होगा जहाँ से चीज़ें जो है मतलब ऑर्डर की जा रही हैं, ठीक है, और वही सबको जो है वो मतलब चीज़ें मंगवा के दे रहा है। इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से चीज़ें तमाम किस्म की जो चीज़ें वहीं से परचेज़ की जा रही हैं, ठीक है। एक आपने डिपार्टमेंट बना दिया है परचेज डिपार्टमेंट। अब जिस जिस डिपार्टमेंट को जो जो चीज़ चाहिए वो परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा और परचेज डिपार्टमेंट ही उसको सारी चीज़ें मंगवा के देगा हर डिपार्टमेंट को। तो इस सिस्टम को हम सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, सेंट्रलाइज परचेजिंग कह सकते हैं। और उसके बाद जो है एक और कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइज का, यानी कि उसका कोई मरकज़ नहीं है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है जी, हर डिपार्टमेंट खुद मुख्तार है। हर डिपार्टमेंट को कोई जो चीज़ चाहिए वो उसने अपना एक परचेज का बंदा लगाया होगा, वो खुद ही उसकी चीज़ें ले आएगा। सेंट्रलाइज सिस्टम कोई नहीं है कि एक मरकज़ कोई नहीं बना हुआ जहाँ से चीज़ें परचेज होती हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट को इख्तियार है कि खुद ही अपनी चीज़ों को मैनेज कर ले, खुद ही चीज़ों को परचेज कर ले। तो ये भी एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से बाज़ इदारों में सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और बाज़ इदारे जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन के ज़रिए चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो चीज़ सूटेबल होती है वहाँ पे वो मेथड इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जो है मेथड इस्तेमाल किया जाए, कौन सा मेथड इदारे के लिए सूटेबल है और कौन सा मेथड इदारे के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जी, स्पेसिमन की बात कर रहे हैं नंबर 3 पे। गिव स्पेसिमन ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। आप अपनी बुक के जो पेज नंबर 218 पे जाके देख सकते हैं, बुक ओपन है तो आपको स्टोर लेजर अकाउंट जो है वो मिल सकता है, ठीक है, कि किस तरह का होता है। बहरहाल 218 पे आप इसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ज़रा, राइट अ नोट ऑन गुड्स रिसीव नोट, ठीक है। गुड्स रिसीव नोट से मुराद क्या होता है, ऑल इनकमिंग मटेरियल, जितना भी आप मटेरियल मंगवाएंगे। देखें, एक प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस क्या जी, आपने चीज़ें मंगवाई हैं, ठीक है। चीज़ें मंगवाने के बाद अब चीज़ों ने आना भी तो है ना कंपनी के पास। अब जब चीज़ें आएंगी तो आप उनके उनको रिसीव करेंगे। तो गुड्स रिसीव नोट क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, ऑल इनकमिंग मटेरियल जो कि बाहर से कंपनी में आ रहा है, शुड बी रिसीव बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट, ठीक है। वो किसको रिसीव करना चाहिए, वो रिसीविंग डिपार्टमेंट एक बना होता है, उसको रिसीव करना चाहिए, ठीक है। फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स आर एंटर्ड इन द गुड्स रिसीव नोट, ठीक है। गुड्स रिसीव नोट एक ऐसा नोट होता है जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें कंपनी के गेट से अंदर आ रही हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें कंपनी के गेट से अंदर आ रही हैं जो मंगवाई थी, उनमें उनकी सारी डिटेल लिखी होती है, कौन सी गुड्स हैं, कौन सी क्वालिटी की हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसमें मेंशन होती है, जो चीज़ें आपने मंगवाई होती हैं, ठीक है। किस सप्लायर से मंगवाई है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी मंगवाई है, क्या मंगवाया, ईच एंड एवरीथिंग उसमें लिखी होती है। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन GRN, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GRN भी कहते हैं, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहाँ पे GRN की टर्म बहुत इस्तेमाल होती है, ठीक है। GRN से बड़ा होता है गुड्स रिसीव नोट, ठीक है। उसके ऊपर क्या क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, सप्लायर का नेम होता है जिससे मंगवाई है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल, किस डेट को माल मंगवाया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब जो चीज़ें मंगवाई हैं उनकी जो क्वांटिटी क्या है, उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो होती है। सप्लायर्स एडवाइस नोट नंबर, ठीक है। सप्लायर की एडवाइस नोट नंबर होता है, बाज़ औक़ात आपको चीज़ें रिटर्न भी करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिसीविंग द मटेरियल, ठीक है। और गुड्स रिसीव नोट के ऊपर सिग्नेचर भी होंगे उस खास बंदे के जो कि उसको रिसीव करेगा, नहीं कि गुड्स रिसीव मतलब अगर कोई ट्रक वाला जो है चीज़ें लेकर के आ रहा है तो उसके पास वो एक GRN होगा, वो उसको देगा और उसके ऊपर वो साइन करवा के अपने पास रखेगा, मैंने रिसीविंग करवा दी इनको, ठीक है। भेजने वाले के पास भी होगा, रिसीव करने वाले के पास अलग कॉपी होगी, ठीक है, और जो लेकर के आ रहा है ट्रक में, ठीक है, उसके पास अलग से कॉपी होगी, ठीक है। इस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। जो ट्रक वाला जो लेके आ रहा है वो उसके ऊपर साइन करवाएगा उससे, रिसीव करने वाले से, कि मैंने इसको रिसीव करवा दी है, ठीक है। तो इसको हम जो है गुड्स रिसीव नोट कहते हैं। जब आप चीज़ें रिसीव करते हैं तो चीज़ों के हवाले से इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, इसको हम गुड्स रिसीव नोट कहते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ मटीरियल इन द बिजनेस प्रेमिसेस। उसके बाद व्हाट इज़ द नीड ऑफ मटेरियल रिटर्न नोट, ठीक है।
कहता क्या ज़रूरत है आपको मटेरियल रिटर्न नोट के हवाले से? ज़ाहिर बात है आप बाज़ औक़ात आपको चीज़ें पसंद नहीं आई, ठीक है? तो आप जो है उन चीज़ों को वापस कर देंगे। तो इस हवाले से हमें इसकी ज़रूरत होती है, रिटर्न नोट के हवाले से हम चीज़ों को वापस भी करना होता है। हमने अगर चीज़ें हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है या जिस तरह की हमने कहा था, तो उस हवाले से हमें चीज़ें नहीं मिली, तो इसलिए फिर सप्लायर को हमने अगर रिटर्न करनी हो तो फिर हम उसे डेबिट नोट देते हैं, ठीक है? डेबिट नोट एक ऐसा नोट है, ये हम उस वक़्त देंगे सप्लायर को जब हमने उसे चीज़ें वापस करनी होंगी। ठीक होगी बात? तो ये इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक पीरियड के बाद हम जो है इन्वेंटरी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये मंथ वाइज भी हो सकता है और एट द एंड ऑफ ईयर भी हो सकता है कि पूरे साल में कितना मंथ वाइज बना लें आप, फिर ईयर वाइज बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। पीरियड आप तय कर लें अपने, जितना बड़ा बिजनेस का साइज़ है उस हिसाब से जो है आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए पीरियड डिफाइन कर लें कि इतना ज़्यादा पीरियड बाद मैंने स्टॉक को मेंटेन करना है। बहरहाल ये पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आएगा, एक खास पीरियड के बाद आप देखेंगे कितना स्टॉक यूज़ हो गया, कितना स्टॉक बच गया। तो ऐसे सिस्टम को जो हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो आपको बताया कि परपेचुअल में हम डेली बेसिस पे मतलब कि हर वक्त जब भी स्टॉक यूज़ हुआ साथ ही हमने क्लोजिंग स्टॉक उसका रिकॉर्ड कर लेना कितना बच गया। और पीरियोडिक में हम ऐसा नहीं करते, पीरियड के बाद जाके हिसाब किताब करते हैं, ठीक है? कहते हैं जी गिव टू एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये जो हम बार बार स्टॉक जो है मेंटेन कर रहे हैं, जब जैसे जैसे सेल किया साथ ही स्टॉक मेंटेन कर लिया कि कितना पीछे बच गया, इसका फ़ायदा क्या होता है? पूछ रहा जी। कहता है जी, अ डिटेल्ड एंड रिलायबल चेक ऑन स्टोर इज़ ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपको एक डिटेल जो है वो और रिलायबल जो है वो चेक मिलता है स्टोर में। अगर बाज़ औक़ात चोरी हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको पकड़ना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे जो है हर वक्त जो साथ साथ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर और शाम को जो है आप वेरीफाई भी करते हैं, या वीक बाद आप या 2 दिन बाद उसको स्टॉक को वेरीफाई करते हैं कि वाकई हमारे सिस्टम में जितना आ रहा है क्या वाकई वहाँ पीछे उतना ही पड़ा हुआ स्टॉक, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं जी, मतलब इन्वेंट्री चेक होता है इसका ये बेसिकली, ठीक है? स्टॉक जो है स्टॉक चेकिंग होती है। हम वेरीफाई करते हैं आया कि सिस्टम में जो है और जो फिजिकल मौजूद है क्या उसको वो बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आ रहे इसका मतलब देयर इज़ अ फ्रॉड, कोई किसी ने चीज़ लेके चला गया। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें डेली बेसिस पे साथ साथ जो है वो उसका स्टेटस पता लगता रहता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिमेन्स इन ऑपरेशन ऑल द टाइम। ठीक है, इंटरनल चेक रहता है हमारी चीज़ों के ऊपर, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको भी पता है कि डेली बेसिस पे स्टॉक की चेकिंग होती है। शाम को स्टॉक पूरा करके हम लोगों ने घर जाना है, तो यहाँ पे फ्रॉड का कुछ चांस नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होता है ना, उसमें फ्रॉड का चांस हो सकता है। महीने बाद आपने जाकर रिकॉर्ड किया जी, तो महीने में किसी एक दिन किसी ने कोई मतलब 2 नंबरी करके कोई चीज़ ले गया एक आध, तो इस तरह पता लगवाना मुश्किल है किस दिन मतलब स्टॉक आगे पीछे हुआ। तो यहाँ पे तो मतलब वो दिन वो घंटा भी पता लग जाता है कि किस टाइम स्टॉक आगे पीछे हुआ। मतलब घंटे की तो बात नहीं कर सकते हम, वो दिन पता लग जाता है कि किस दिन स्टॉक आगे पीछे हुआ। तो यहाँ पे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना पकड़ना आसान हो जाता है, ठीक है? उसके बाद कहता है जी कि ऑन व्हाट अजम्पशंस फाइफो इज बेस्ड। ये हमारे पास ना स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए, मटेरियल को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जिनमें हमारे पास जो है फाइफो है, लाइफो है, ठीक है, और वेटेड एवरेज है। वो तीन जो है ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल होने वाले हैं, फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज। उसके हवाले से बात की जा रही है। मैं बता देता हूँ आपको, फाइफो सिस्टम ऐसा सिस्टम है, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद क्या है? ये देखिए FIFO लिखा है ना, इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि पहले जो इन हुआ वही पहले आउट होगा। फर्स्ट इन जो पहले आया, फर्स्ट आउट वही पहले बाहर जाएगा, यानी कि जो पहले खरीदा वही पहले बेचना है, इसका ये मतलब है फाइफो का, ठीक है? तो या तो इसके मुताबिक हम चीज़ों को सेल करेंगे और स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, ठीक है? हो सकता है कि आपने पहले जो चीज़ें खरीदी वो सस्ती खरीदी हो और आज जो आपने खरीदी हो महंगी खरीदी हो, या पहले जो आपने चीज़ें खरीदी हैं वो महंगी खरीदी, आज आप सस्ती खरीद रहे हैं। तो डिफरेंट सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। फाइफो का भी यूज़ किया जाता है और इसके बाद लाइफो का भी यूज़ किया। लाइफो सिस्टम ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी कि एफ की जगह एल आ जाएगा, लाइफो। लास्ट इन यानी कि जो बाद में आया, फर्स्ट आउट उसको पहले भेजना है, यानी कि जो बाद में खरीदा यानी जो करंटली अभी खरीदा उसको पहले बेचना है। इस तरह भी हो सकता है। तो डिफरेंट जो है मतलब कंपनीज वाले, फर्म्स वाले अपने देखते हैं किस मेथड में उनको फ़ायदा है, ठीक है,
कौन सा मेथड उन्होंने इस्तेमाल करना है, फाइफो इस्तेमाल करना, जो पहले ख़रीदा था उसको पहले बेचना है, या जो बाद में ख़रीदा उसको पहले बेचना है, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं, और प्राइस भी उसके हवाले से भी वो चार्ज करते हैं। अपनी स्टॉक की जो रिकॉर्डिंग करनी है उन्होंने, वो भी इस हिसाब से करनी है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ये सिस्टम्स क्या हैं, इनको हमने इन सिस्टम्स के मुताबिक कैसे हमने रिकॉर्डिंग करनी है। और इसके बाद एक और मेथड होता है आपका जी वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज का मतलब उसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करते, या हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी नहीं करते। उसमें बेसिकली हम एक एवरेज रेट डिफाइन कर लेते हैं कि जो पहले ख़रीदा जो बाद में ख़रीदा सबका एक रेट आपने एवरेज रेट निकाल लिया, ठीक है। जो मेडिसिन पहले ख़रीदी या जो मेडिसिन आज ख़रीद के लेके आए, ठीक है, सबका आपने एक एवरेज रेट तय कर लिया कि सब मेडिसिन जो है ना, हमने सारा स्टॉक इतने रेट पे हमने बेचना है। फॉर एग्जांपल पैनाडोल है, ठीक है, पैनाडोल जो आपने 30 दिन पहले ख़रीदी थी, या पैनाडोल जो आपने आज ख़रीदी है, ठीक है, हो सकता है रेट में फ़र्क हो, लेकिन आप तीसरा मेथड जो है वेटेड एवरेज, उसके मुताबिक ये होता है कि आपने एक एवरेज रेट सेट कर लेना, ठीक है, और उसके मुताबिक आपने पैनाडोल उसमें ही बेचनी। ये नहीं देखना कि ये हमने कितने में ख़रीदा था, सस्ते में ख़रीदा था या महंगा ख़रीदा था और आप कितने में बेचना, ऐसा नहीं। वेटेड में हम एक एवरेज रेट सेट कर लेंगे और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचते रहेंगे, ठीक है। ये 3 मेथड जो है हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इनके मुताबिक हम अपने स्टॉक को रिकॉर्ड करने की, मतलब कंट्रोल करने की के हवाले से सीखेंगे, ठीक है। तो कहते जी कि फाइफो की बात करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि कौन सी अजम्पशंस की बेस पे जो है वो, ऑन व्हाट अजम्पशन फाइफो इज बेस, फाइफो किन अजम्पशन पे बेस करता है। तो पहली क्या जी, मटेरियल विच आर परचेज फर्स्ट आर फर्स्ट इशूड फर्स्ट, ठीक है, कि फाइफो में हमने क्या करना होता है, जो चीज़ें पहले परचेज की उनको पहले हमने इशू करने, यानी कि इशू करने से मुराद जो है हमने उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहले भेजना है, ताकि उनको उन पर मजीद काम करके उनको फिनिश गुड्स बनाया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम बार बार इशू की बात करेंगे ना, यहाँ पे इशू से मुराद पता क्या, यहाँ पे इशू से मुराद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू है। परचेज डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चीज़ जा रही, इसको इशू कहा जा रहा है, ठीक है। वैसे तो हम दुकान की मिसाल ले रहे थे ना, वहाँ पे इशू, जो इशू को सेल कह रहे थे, लेकिन जब हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे इन और इशू का मतलब पता क्या, इन का मतलब है जो परचेज किया सप्लायर से, और इशू का मतलब ये है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने इशू कर दिया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसके ऊपर मजीद काम हुआ, फिनिश गुड्स बन के आगे फिर सेल डिपार्टमेंट में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन वो कंपनी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चली गई, इसका मतलब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से निकल गई, हमने इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है इसने। इस पूरे चैप्टर में हमारा फोकस जो है वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के ऊपर होगा। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में क्या इन हुआ, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से क्या आउट हुआ, ठीक है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में जो इन हो रहा है वो सप्लायर से आ रहा है, जो बाहर से चीजें आ रही है वो इन है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में इशू का मतलब ये है कि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो चीजें बनने के लिए जा रही हैं, जो रॉ मटेरियल जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंपनी के, वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का इशू है, ठीक है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चीजें देनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है आगे उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करें, चीज को मुकम्मल तौर पे असेंबल करे, बनाया और फिर सेल डिपार्टमेंट को दे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के हवाले से बात करनी है, ठीक है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में क्या इन हुआ और क्या इसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया। दूसरी इसकी assumption क्या है जी, कि इट यूजेस द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ द मटेरियल परचेज फॉर ऑल यूज इश्यूज until all units from the first batch have been issued। कहता जी इसने जो प्राइस यूज करनी है ना वो फर्स्ट बैच वाली ही करनी है, ठीक है। जिस पे इसको खरीदा गया था ना, कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ रहे हैं, जो पहले खरीदा था उसको पहले बेचना है। आज अगर हम बेचने से मुराद मतलब इशू करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो आज अगर हम इशू कर रहे हैं हम, तो जिस पे हमने उसको पहले खरीदा था उस पे इशू करना है हमने। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद ये है, ये दूसरी इसकी assumption है। कहता आफ्टर द फर्स्ट बैच इज फुली इशूड, पहला बैच आपका फुली इशू हो गया, द प्राइस ऑफ द नेक्स्ट बैच रिसीव्ड बिकम्स द इशू प्राइस एंड सो ऑन, ठीक है। पहला बैच अगर पहला जो आपने मंगवाया था वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, सारी इशू कर दी, फिर आप मजीद मंगवाएंगे चीज़ें, मजीद इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में इन होगी, फिर उनकी प्राइस के मुताबिक आगे वो ही इशू की जाएगी। सिंपल इन शॉर्ट किस्सा मुख्तसर ये है कि जिस पे आपने मंगवाया था ना, ठीक है, बेशक 3 महीने पहले मंगवाया था आपने, ठीक है, जिस पे आपने मंगवाया था ना उस प्राइस पे ही आप इशू करेंगे आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसको हम फाइफो कहते हैं, ठीक है। और लाइफो से मुराद क्या है, लाइफो इसका आप ओवर कर रिवर्स कर लें, ठीक है, कि जो लास्ट में इन हुआ है ना उसकी जो प्राइस है ना वो हमने लगानी है इशू करते वक्त, उसको हमने फर्स्टली आउट करना है।
और इसमें बाद में क्वेश्चन पूछते थे गिव एडवांटेजेस ऑफ फाइफो एंड लाइफो, ठीक है। फाइफो और लाइफो की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है आपके पास, कहते जी इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिस्टिक अजम्पशन। फाइफो जो है रियलिस्टिक मतलब रियल केस में यही है कि जितने भी आपने चीज़ खरीदी है आप उतने में बेचना चाहते हैं। हर किसी का दिल करता है कि यार मैंने मोबाइल अगर 30,000 का खरीदा है, बेशक मैंने 2 महीने पहले खरीदा है, उसका दिल होगा यार 30,000 तक का ही बिक जाइए, ठीक है, उसका दिल होगा बल्कि 30,000 बढ़ा के बेचे। इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिस्टिक assumption दैट मटेरियल्स आर इशूड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिसीव्ड, ठीक है। जिस तरह आपने मटेरियल खरीदा उसी के ऊपर आप जो है उसको इशू करना चाहते हैं, एक रियलिस्टिक अप्रोच है फाइफो में। और मटेरियल आर इशूड एट एक्चुअल कॉस्ट एंड दस नो अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस अराइजन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस मेथड, ठीक है। इस मेथड में फाइफो के मेथड में कोई लॉस हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जिस प्राइस में मटेरियल खरीदा होता है आप उस पर ही बेच रहे होते हैं, उस पर ही आपने इसको सेल करना मतलब इशू करना होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसमें लॉस का कॉन्सेप्ट आ नहीं सकता। 10 की चीज़ खरीदी थी आपने और 10 का ही आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो इसमें लॉस का कॉन्सेप्ट आ नहीं सकता, ठीक है, या कोई प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ लाइफो के हैं वो क्या है, जो लास्ट एंड फर्स्ट आउट के, उसमें क्या होता है जो मटेरियल आर चार्ज टू प्रोडक्शन एट द लेटेस्ट प्राइस पेड, मतलब जिस प्राइस पे आज आपने खरीदा ना वो लास्ट इन है, ठीक है। लास्ट इन से मुराद जो बाद में आया है, लास्ट का मतलब होता है बाद यहाँ पे, तो लास्ट इन से मुराद जो बाद में खरीदा है, यानी कि वो आज अगर खरीदा है तो उसको हम लास्ट इन कह रहे हैं, बाद में खरीदा। जो पहले खरीदा था वो फर्स्ट इन था। लास्ट इन का मतलब जो आज खरीदा, करंट जो प्राइस है। इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि हमने जो आज खरीदा, जो लास्ट इन हुआ है बिजनेस में, उसको हमने पहले आउट करना है। यानी कि अब इस केस में जो हम वही लेटेस्ट प्राइस लगाएंगे, जिस प्राइस पे खरीदा आज, करंट जो प्राइस है उसी प्राइस पे हम लेटेस्ट प्राइस के ऊपर जो हम मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे होते हैं, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस कोटेशन ऑफ प्राइस ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट विल बी सेग एंड प्रॉफिटेबल, ठीक है। अगर राइजिंग प्राइसेस होती है ना, जब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं जब, तो उस सूरत हाल में यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेटेस्ट प्राइस जो है उसको लेना होता है। और अगर मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है, तो हमने लेटेस्ट प्राइस के मुताबिक ही हमने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना होता है। हो सकता है हमने उसको ख़रीदा हो 10 पे और लेटेस्ट प्राइस हो 12, तो हम उसको 12 के ऊपर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे, तो हमें फ़ायदा हो सकता है अगर प्राइसेस बढ़ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट प्राइसेस हमने लगानी है। फाइफो में हमने पुरानी प्राइस लगानी है, ठीक है, जिस पे पहले ख़रीदा था। और लाइफो में हमने लेटेस्ट प्राइस आज यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो है उसके ऊपर हमने जो उसको देना, लेटेस्ट प्राइस हमने लगानी है, ठीक होगी बात। ये दो कंसेप्ट आपको समझ आ गए। फाइफो में हम पुरानी प्राइस लगाएंगे जिस पे खरीदा था, और लाइफो में हम करंट मार्केट प्राइस, लेटेस्ट प्राइस, ठीक है, जो लेटेस्ट मार्केट प्राइस होगी उसके ऊपर हमने जो है वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो चीज़ देनी है। उसके बाद दिस मेथड लाइक फाइफो डज नॉट रिजल्ट इन एनी अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। मतलब कहता है जी कि ये जो फाइफो की तरह जो है ना, फाइफो की तरह ये डज नॉट रिजल्ट इन अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस हो, ठीक है। इसमें बाज़ का जो है वो आपको प्रॉफिट जो है वो रियलाइज हो जाता है, ठीक है। जब आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपको जो है वो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट की बात नहीं होगी, यहाँ पे हम रियलाइज प्रॉफिट की बात करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है आपको, ठीक है। अगर आपकी प्राइसेस करंट मार्केट प्राइस बढ़ गई हैं और आपने ख़रीदा 10 पे था और करंट मार्केट प्राइस बढ़ गई है आपकी, ठीक है, 12 हो गई है, तो आप 12 पे उसको इशू करेंगे अगर आप लाइफो का मेथड यूज़ कर रहे हैं। लाइफो में हमने लेटेस्ट प्राइस पे अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है, तो अगर प्राइस मार्केट में बढ़ गई है तो आप बढ़ा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे, तो यहाँ प्रॉफिट रियलाइज हो सकता है। और इन केस अगर आपने 10 पे खरीदी है, करंट मार्केट प्राइस 9 पे हो गई है, तो आपको 1 रुपया घटा के बेचना पड़ेगा, आपको लॉस भी हो सकता है लाइफो में। फाइफो में ऐसा नहीं होता। फाइफो में जिस पे आपने खरीदा होता है उस पे ही आपने उसको बेचना होता है। लाइफो में आपने लेटेस्ट प्राइस लगानी है आपने, ठीक है। लेटेस्ट प्राइस लगाते हुए अगर प्राइसेस बढ़ गई तो फ़ायदा हो सकता है, अगर प्राइसेस कम होगी तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। लास्ट इसका क्वेश्चन है जी कि एडवांटेजेस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के चक्कर में नहीं पड़ते, ना लास्ट इन फर्स्ट आउट के चक्कर में पड़ते हैं। हम सिंपल बात करते हैं जी कि हम एक एवरेज प्राइस सेट कर लेते हैं, उसके मुताबिक हमने चीज़ जो है वो देनी होती है। दिस मेथड स्मूथेस्ट आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन परचेज प्राइस। इसमें फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं होता, प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। इट इज द पर्टिकुलरली एडवांटेज वेयर द प्राइस वेरिएशंस आर वाइड, सो एक्सट्रीम प्राइसेस आर इग्नोर्ड आउट। ये मेथड उन इदारों में या फिर उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जहाँ पे मतलब प्रोडक्ट की प्राइस में वेरिएशन या फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, उन कंपनीज में यह मेथड इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जहाँ प्राइस की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है।
फिर वो लोग बार बार चीज़ों को मतलब ऊपर नीचे नहीं करते, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है प्रोडक्ट की, ठीक है, तो फिर वो एक वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें बार बार जो है वो प्राइसेस को चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक एक वो मतलब रेट सेट करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते रहेंगे, और इसमें कोई प्रॉफिट लॉस वगैरह का चक्कर नहीं होता, वो प्राइस फ्लक्चुएशन से परे होती हैं सारी चीज़ें। नो अनरियलाइज प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है बाय द यूज ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के मुताबिक, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हमने कुछ इसकी बेसिक्स को स्टडी किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे कि हम लाइफो मेथड के जरिए, फाइफो मेथड के जरिए या वेटेड एवरेज मेथड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं, मटेरियल की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एट द एंड हमने जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी निकालना सीखना है, किस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे लाइफो मेथड के मुताबिक, फाइफो के मुताबिक और वेटेड एवरेज के मुताबिक। तो यहाँ तक बच्चों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।